थॉमसन एल्वा एडिसन सन 1847 ईस्वी تا 1931 ईस्वी। एडिसन के तारुफ की कोई ज़रूरत न है। ज़रूरत के हर शोबे में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर उसका नाम कुनंदा नज़र आता है, जो कि हर घर की ज़रूरियात में शामिल हैं। मगर उसकी अपनी ज़्यादातर तवज्जो रिसर्च पर मरकूज़ रही, जिसे उसने नाकाबिले बयान सब्र और अपनी मखसूस जहानत से अंजाम दिया, और अपने ज़माने के साइंस के अंदर एक बेहद अजीम अमली इंसान था और बहुत ज़्यादा कामयाब मौजूद था, जिसे दुनिया जानती है। गुज़िश्ता सदी ही से तहजीबी दुनिया ने मादी तहजीब का लिबादा ओढ़ लिया था, और इस तहजीब का पेशवा एडिसन था। जब कभी आप किसी लाइट स्विच को छूते हैं या टेलीफोन उठाते हैं या ग्रामाफोन की जानिब मुड़ते हैं, तो आप मौजूद को गैर रास्त तरीके से खराज तहसीन पेश करते हैं। अपनी तमाम तर रिसर्च के ज़रिए से उसने हमारे दौर जदीद की तहजीब को मैकेनिकी अंदाज बख्शा, जबकि दूसरे साइंसदान ऐसा न कर सके। दुनिया पर इसका असर नाकाबिले शुमार है। जब एडिसन बतौर मौजूद सामने आया तो खाना जंगी ख़त्म हो चुकी थी। मुल्क भर के इंजीनियर कारोबारी मंसूबों के लिए फारिग हो चुके थे और मादी तरक्की बतदरीज शुरू हो चुकी थी। उसने बेल के टेलीफोन को हकीकी मानों में एक ट्रांसमीटर दिया और इस तरह उसको सही मानों में बोलने के काबिल बनाया। इलेक्ट्रोमोटोग्राफ के ज़रिए उसने मोरस टेलीग्राफ को एक नया रुख दिया। फिर उसने एक फ़ोटोग्राफ ईजाद किया, जिसके ज़रिए पहली मर्तबा उसने मैकेनिकी लिहाज से इंसानी आवाज़ और संगीत को उभारा। फोटोग्राफ से हकीकी मानों में दिलचस्पी का सामान पैदा हुआ। अब उसने बिजली के करंट को मुनक़सिम करने का इरादा किया, और इस तरह उसने ताबिंदार बिजली का लैंप मेलानो पार्क फैक्ट्री में बनाया। अपनी इस ऐजाद से उसने एक वसी तरीन सनत की बुनियाद रखी। थॉमस एल्वा एडिसन 11 फरवरी सन 1847 को मेलान यानी ओहियो में पैदा हुआ। उसकी माँ स्कॉट नस्ल से थी और उसका बाप डिच था। जब वो 7 साल का था तो उसका खानदान पोर्ट हुरोन हबशीगन मुंतकिल हो गया, और नौजवान थॉमस ने वहाँ सिर्फ 3 माह गुजारे। इन 3 माह के दौरान वो बहुत ही निचले दर्जे में रहा, और उस्ताद उसे फालतू करार देते थे। थॉमस ने स्कूल छोड़ा और अपनी आइंदा तालीम उसने अपनी माँ से हासिल की, जिसमें उसके अपने तजुर्बाती मुशाहिदात भी शामिल हैं। एडिसन ने सेलर में एक लेबॉर्ट्री बनाना शुरू की, लेकिन केमिकल बेहद महंगे थे। चुनांचे उसने रेलगाड़ियों में पोर्ट हुरोन और वेराइट के दरमियान अखबार बेचने शुरू किए। एडिसन ने जल्द ही खबरों की फरोख्त की कुव्वत जान ली। उसने ट्रेन में एक नन्हा मुन्ना प्रिंटिंग प्रेस लगाया और अपना अखबार निकालने लगा। उसने सामान वाले डब्बे में एक छोटी सी लेबॉर्ट्री भी बना रखी थी, जहां वो फालतू वक्त में टेलीग्राफ के बारे में तजुर्बात करता था। उसकी सफरी लेबॉर्ट्री से फितना उठा। एक दिन ट्रेन अचानक लड़खड़ाई, जिससे फास्फोरस का एक छोटा सा टुकड़ा फर्श पर गिर गया और जलने लगा। डब्बे को आग लग गई। नाराज कंडक्टर ने उसकी लेबॉर्ट्री बाहर फेंक दी और प्रिंटिंग प्रेस को दूसरे स्टेशन पर फेंक दिया, और अचानक एडिसन के कान पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसका कान बहरा हो गया, जो सारी जिंदगी बहरा ही रहा। सन 1862 ईस्वी में उसी रेलवे स्टेशन पर एक सुबह एडिसन खड़ा हुआ था, जब उसने एक बच्चे को रेलवे लाइन पर खेलते हुए देखा और उसकी जानिब एक सामान से लदा ट्रक आ रहा था। उसने अपने अखबार फेंके, प्लेटफार्म पर कूदा और ट्रक के ऐन आगे से बच्चे को झपट कर दूसरी तरफ जा गिरा। लड़के का बाप स्टेशन मास्टर मैकेंजी था, जिसने तशक्कुर के साथ एडिसन को स्टेशन टेलीग्राफी सिखलाई। एडिसन ने जल्द ही उसे सीख लिया और अपने काम को एक नए मशगले में बदला, और वो एक बेहतरीन टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया। जब वो स्ट्रैटफोर्ड फंक्शन रिटायरियर पर रात का ऑपरेटर था, उसे ट्रेन डिस्पैचर को हर घंटे पर सिग्नल देता था, मगर जैसा कि उसने अपने दिन रिसर्च में गुजारे थे, उसे रात को नींद सताने लगी और उसने रात भर सिग्नलों के लिए
क्लॉक की मशीन को ऑटोमेटिक तर्ज पर सेट कर दिया। सन 1869 ईस्वी में जब वो बतौर ऑपरेटर बोस्टन में काम कर रहा था तो उसने अपनी पहली इजाद को रजिस्टर करने की दरखास्त की। इजाद एक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर था और इस पर अमरीकी सियासतदानों को कोई भी एतराज न था। एडिसन की निगाह में इसको अवामी तायद की जरूरत थी। सन 1867 ईस्वी में ए कलाहान ने टेप मशीन इजाद की थी। अब एडिसन ने भी अपनी मशीन बनाई और अपना काम छोटे पैमाने पर शुरू कर दिया और उसने प्राइवेट टेलीग्राफ सर्विस शुरू कर दी, जिससे उसे अपनी जिंदगी का रुख वापस इजादात की जानिब मोड़ना पड़ा। उसने बोस्टन में अपनी नौकरी छोड़ी और न्यूयॉर्क चला गया। एडिसन न्यूयॉर्क में बेयार मददगार और भूखा वारिद हुआ। 2 रात उसने गोल्ड एंड क्लियर कंपनी की बैटरी रूम में गुजारे, जो बहरा करों की खिदमत के लिए टक्कर का काम करती थी। तीसरे दिन वो दफ्तर में बैठा हुआ था जब ट्रांसमीटर को तोड़ा गया। सुपरिंटेंडेंट अखलाकी लिहाज से कमजोर था। चीफ ने अपने बाल नोचे और एडिसन ने मशीन की मरम्मत कर दी और चीफ के साथ कई बार इंटरव्यू के बाद उसे पूरे प्लांट का मैनेजर बना दिया गया। अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में एडिसन ने नौजवान टेलीग्राफ इंजीनियर बॉब से शराकत तारी कर ली। उन्होंने गोल्ड प्रिंटर इजाद किया और एक प्राइवेट टेलीग्राफ लाइन भी बनाई। इनके कारोबार को वेस्टर्न यूनियन में मज़गूम कर दिया गया, जिसके सदर ने एडिसन से टेप मशीन को बेहतर बनाने के लिए कहा, जिसके नतीजे में एडिसन का यूनिवर्सल प्रिंटर सामने आया। एडिसन की अपनी इजाद की कीमत $5000 थी और इसके ख्याल में ज्यादा से ज्यादा $3000 तक मिलेंगे, लेकिन इसकी हैरानगी की कोई हद न रही जब कंपनी के सदर ने उसे $40000 पेश किए। बकौल मौजूद के वो तकरीबन बेहोशी के नजदीक पहुंच गया था। एडिसन ने फिर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ी दुकान खोली, जहां उसने टेप मशीन और उसके पुर्जे बनाने शुरू किए। उसके बाद उसने अपनी तवज्जो डिप्लेक्स यानी दोहरी और क्वाडप्लेक्स यानी चौहड़ी टेलीग्राफिक मशीन बनाने की तरफ दी। डिप्लेक्स मशीन से मुराद 2 पैगामात को एक ही वक्त में एक ही तार पर 2 मुख्तलिफ सिमतों में बैक वक्त भेजना था। एडिसन ने करंट के बहाव की सिमतों में तफरीक हासिल करके डिप्लेक्स सिस्टम इजाद किया, जिसके जरिए एक ही वक्त में 2 पैगाम 2 मुख्तलिफ सिमतों में भेजा जा सका। उसकी दोनों इकसाम की मशीनों की रजिस्ट्रेशन बेहद अहमियत की हामिल थी और उसे लाखों पाउंड से नवाजा गया। इसी इजाद के दौरान उसके जहन में यह तस्वर उभरा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर्विस के लिए एक नई किस्म का कॉल बॉक्स बनाया जाए, जिसके तारुफ के लिए उसने एक नई कंपनी बनाई। उसने मेमोग्राफ बराए स्टेंसलर मशीन बनाई और शूल्स के टाइपराइटर में मुमकिन तब्दीलियां भी की, जिसको बाद में रिमिंगटन का नाम दिया गया। सन 1876 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क को छोड़ा और मेनलो पार्क में अपनी मशहूर लेबोरेटरी और वर्कशॉप कायम की। न्यूयॉर्क में उसने मैरिस्टल वेल से शादी की, जिससे उसके 3 बच्चे थे। वो सन 1884 ईस्वी में मरी और 2 साल बाद उसने मीनातर से शादी की और फिर सन 1931 ईस्वी से अपनी वफात तक वो अपने काम में ही मगन रहा। मेलानो पार्क में उसका सबसे बड़ा काम बेल के टेलीफोन को बेहतर बनाना था। इसके लिए वेस्टर्न यूनियन के ऑर्टिन ने उसकी खराबियों को दूर करने के लिए एडिसन से दरख्वास्त की थी और उसने उसे कार्बन ट्रांसमीटर के जरिए बेहतर बनाया, जिससे आवाज साफ हो गई और काफी फासले तक सुनी जाने लगी। उसकी अगली इजाद इलेक्ट्रोमोटोग्राफ था और उससे उसने ऊंची आवाज में बोलने वाला टेलीफोन बनाया। सन 1877 ईस्वी के अवाखिर तक एडिसन ने अपने एक नायब को एक ऐसे मॉडल का खाका दिया जिसको वो सिर्फ $18 लागत का हामिल बनाना चाहता था। एडिसन ने कॉयर मशीन का मकसद भी वाज़ेह किया। इस फोटोग्राफ मशीन ने लोगों को हैरान कर दिया। एडिसन को मेलानो पार्क का मगफर का खिताब दिया गया। ये उसकी पसंदीदा इजाद थी और बहुत ज्यादा हैरान कुन थी। सन 1887 ईस्वी में जब वो इस मशीन को बेहतर बना रहा था तो उस वक्त
اس کے ذہن میں ایڈی فون کا تصور ابھرا۔ اب وہ بجلی کی روشنی کی جانب متوجہ ہوا اور اس کے تجربات نے دنیا بھر کو روشن کر دیا۔ بجلی تو موجود تھی، لیکن روشن لیمپوں کا مسئلہ اطمینان بخش نہ تھا، اور اس کے لیے وہ کرنٹ کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے سگنل آرک لیمپ بنانا چاہتا تھا، جسے سائنسدان ناممکن قرار دے رہے تھے۔ ایڈیسن نے اپنے 40 نائبین کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ایسا روشن عنصر چاہتا تھا جس کی بہت زیادہ مزاحمت ہو اور اس کی سطح کم تر سرخ ہوتی ہو۔ اس نے مختلف دھاتوں پر 1600 سے زائد تجربات کیے۔ بالآخر اس نے کاربن شدہ سوتی دھاگا استعمال کیا۔ دھاگے کا ایک حلقہ نکل کے بنے ہوئے مولڈ پر چڑھایا گیا، جس کو فزنس میں 5 گھنٹے تک رکھا گیا تھا۔ تب اس مولڈ کو ٹھنڈا ہونے دیا گیا اور اس کے اوپر سے دھاگے کو اتار لیا گیا اور ایک بلب میں بند کر دیا گیا۔ ایک دن اور 2 راتیں کام کرنے کے بعد اور دھاگے کے سارے حلقے کو استعمال میں لاتے ہوئے، ایڈیسن اور بیچلر نے کاربن شدہ دھاگے کا ایک ٹکڑا مولڈ سے بغیر اس کے ٹوٹنے کا حاصل کیا، اور اس کے بارے میں اس نے بڑی سنسنی خیز کہانی سنائی۔ اس کو شیشے کے بلور ہاؤس لے جانا ضروری تھا۔ بے حد احتیاط کے ساتھ بیچلر نے اس قیمتی کاربن کو اٹھایا ہوا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی گلاس بلور کے تختے کے قریب پہنچے تو ظالم کاربن ٹوٹ گیا۔ ہم واپس لیبارٹری میں پہنچے اور دوبارہ کام شروع کیا۔ یہ شام کے قریب کا وقت تھا جب ہم نے دوسرا کاربن حاصل کیا، لیکن جیولرز پیچکس کے گرنے سے پھر ٹوٹ گیا۔ ہم پھر واپس آئے اور رات ہونے سے قبل پھر ہم نے کاربن حاصل کیا اور اسے لیمپ میں لگایا۔ بلب سے ہوا کو خارج کیا گیا اور اسے بند کر دیا گیا اور کرنٹ اس میں سے گزارا گیا، اور جس شے کے منظر کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں عرصے سے ترس رہی تھیں وہ سامنے آ گیا۔ یہ لیمپ 40 گھنٹے تک جلتا رہا اور ایڈیسن اپنے نائب کے ساتھ اس کی قوت حیات کو چیک کرتے رہے۔ پھر بہت زیادہ تجربات کے بعد اس نے بجلی کی روشنی کی رسد کا نظام درست کیا۔ اس کے لیے جنریٹرز کی ضرورت تھی۔ ایڈیسن نے ایک نئے قسم کا ڈائمو ایجاد کیا۔ اس کے لیے نئے قسم کی پیمائش اوزارات کی ضرورت تھی۔ ایڈیسن نے انہیں بھی ایجاد کیا۔ بہرحال اس نے مختلف الیکٹرک لائٹنگ سسٹم سے اسے آراستہ کیا اور گاہک کے لیے بلب حاصل کیا، اور جب پہلا مرکزی اسٹیشن نیو یارک میں قائم کیا گیا تو ایڈیسن ہی اس جگہ کا سپرنٹینڈنٹ، نگران اور سب کچھ تھا۔ جب وہ روشن بلب پر کام کر رہا تھا تو اس نے الیکٹران کے درمیان ایک نقص کو دریافت کیا، جسے ایڈیسن ایفیکٹ قرار دے دیا گیا، جس سے فلیمنگ نے وائرلیس تھرمونک والو بنایا۔ سن 1887 میں ایڈیسن میلانو پارک سے ویسٹ اورینج چلا گیا۔ 2 سال کے عرصے میں اس نے نائٹوگراف ایجاد کیا، جس سے پہلا متحرک تصاویری کیمرہ بنا۔ اب وہ نائٹو اسکوپ کی جانب مڑا اور اس سے سینما وجود میں آیا، اور بعد میں متحرک فلموں میں ایڈیسن کی رجسٹرڈ اشیاء سے ہی کام لیا گیا۔ سن 1912 میں اس نے نائٹو فون ایجاد کیا، جس کو فلم کیمرہ کے ساتھ جوڑا گیا اور اس طرح بولتی فلموں کو ممکن بنایا۔ ایڈیسن کی کوششوں سے ریڈیو کی تاریخ بنی، مگر ایڈیسن نے تسلی بخش وائرلیس ٹیلی گراف سسٹم بنایا اور اس میں انڈکشن کو استعمال کیا، اور اس کو متحرک ٹرینوں میں پیغام کے لیے بروئے کار لایا گیا۔ جنگ عظیم میں اسے بحری مشاورتی بورڈ امریکہ کا ایک رکن بنایا گیا، اور اس نے تجربے کے استعمال کے لیے تقریباً 40 آلات ایجاد کر کے دیے۔ جب رومنگٹن نے ایکس رے ایجاد کی تو ایڈیسن نے فلوروسکوپ ایجاد کیا۔ اب ایجادات کا زمانہ گزر گیا تھا۔ اس کی پہلی ایجاد سن 1869 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اور 1910 میں اس نے 1300 ایجادات رجسٹرڈ ہونے کے لیے پیش کی، جو بجلی اور میکینک کے شعبوں میں بے حد اہم کام تھا۔ اس کی زندگی انتھک محنت کا نمونہ تھی۔ ان سے اس نے بے پناہ رقم کمائی تھی۔ اس نے اپنی مصنوعات میں نیک نامی کمائی۔ 18 اکتوبر سن 1931 میں اپنی وفات تک وہ مسلسل ریسرچ میں مصروف رہا اور ہمیشہ
کسی نہ کسی مسئلے کے حل سے دوچار رہا۔ ہنری فورڈ نے اس کی ہمہ گیری اور عظمت کا درست ترین اندازہ پیش کیا کہ میں نے اسے ہر لحاظ سے انسانیت کا خادم پایا۔